चलिए, तो आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। चलिए, तो आज हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक से शुरुआत किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। लेकिन सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन, ये कार्बनिक रसायन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए, इसको शॉर्ट में हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हिंदी में हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का भाग है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री का देखा जाए तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक शाखा है, केमिस्ट्री का एक हिस्सा है, केमिस्ट्री का एक पार्ट है, केमिस्ट्री का एक टुकड़ा है। अब बात ये समझना है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब एक केमिस्ट्री का टुकड़ा है, तो इस केमिस्ट्री के टुकड़ा में हम लोग को क्या पढ़ना है? इस केमिस्ट्री के जो ये शाखा है, केमिस्ट्री का भाग है, एक केमिस्ट्री का हिस्सा है, तो इस केमिस्ट्री के हिस्सा में हम लोग को क्या पढ़ना है इसके बारे में समझना है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना होता है कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। क्या पढ़ना होता है? कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों के बारे में जिस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं उससे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो सिंपल सी बात बोल सकते हैं, कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों को, कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना है कार्बन के बारे में और कार्बन के यौगिकों के बारे में हम लोग को केमिस्ट्री में क्या करना, अध्ययन करना है। यानी देखा जाए तो आपके पीरियडिक टेबल में 117-18 तत्व होते हैं, उसमें एक केवल कार्बन के लिए एक अलग केमिस्ट्री का निर्माण किया गया। केवल कार्बन के लिए एक अलग केमिस्ट्री का निर्माण किया गया है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यदि ऐसा कुछ तो होगा जो कार्बन के पास कुछ ऐसा गुण होगा जिस गुण के कारण केमिस्ट्री को एक अलग ब्रांच दे दिया गया, केमिस्ट्री के एक अलग हिस्सा दे दिया गया कि लीजिए कार्बन और जाइए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संभालिए। यानी सिंपल सी बात हम यहाँ से ये बोलना चाहते हैं कि कार्बन का ही आपका यौगिक और कार्बन के बारे में चाहे कार्बन की यौगिक के बारे में जिस केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इस कार्बन के पास कुछ ऐसे खास गुण होंगे जिस वजह से ये कार्बन अत्यधिक संख्या में क्या करता है, बहुत अधिक संख्या में क्या करता है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण। कार्बनिक यौगिक कोई पूछे तो क्या होता है, कार्बन की यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। बिना कार्बनिक यौगिक के हम जी नहीं सकते। शुरुआती किया जाए तो हमारे बॉडी से लेकर चला जाए तो हमारे बॉडी में भाई कार्बोहाइड्रेट होती है। ये कार्बोहाइड्रेट भी देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखा जाए हमारे बॉडी में प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। देखा जाए हमारे बॉडी में एंजाइम होती है, हमारे बॉडी में डीएनए होती है, हमारे बॉडी में फैटी एसिड होती है, ये सब का सब देखा जाए तो टोटली का टोटली क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी हमारा जीवन, हमारा लाइफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही। अगर हमारा जीवन का कोई अस्तित्व है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे जीवन में नहीं रहता तो शायद हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम लोग रह नहीं सकते। भाई सुबह से लेकर शाम तक जितने भी चीजों का हम लोग यूज करते हैं वह सारे के सारे चीजों में देखा जाए तो वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे हम भाई सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, साबुन यूज करते हैं, साबुन भी एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नहाने धोने के बाद जो भी हम शैम्पू तौली का यूज करते हैं वह भी हमारे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्रीम लगाते हैं वह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तेल भी लगाते हैं वह भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो हम लोग कपड़े जितने भी यहाँ पर कपड़ा पहने सब के सब क्या है, सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसलिए तो बोला गया कि बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो हम लोग का जीवन होता है वह संभव नहीं। हमारे जीवन में ऑर्गेनिक कंपाउंड की बहुत आवश्यकता है।
तो कोई पूछे कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, तो सिंपल सी बात बोलिएगा, कार्बन तथा कार्बन की यौगिकों को ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन अत्यधिक संख्या में यौगिक का निर्माण करते, अनंत संख्या में। ये कार्बन एक ऐसा तत्व है ना जो असंख्य संख्या में, इनफिनाइट नंबर में कार्बन की यौगिक का निर्माण करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ कुछ ऐसे खास खास गुण होते हैं जिस गुण के कारण ये अत्यधिक संख्या में क्या करते हैं, कंपाउंड का निर्माण करते हैं। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अत्यधिक संख्या में क्या करे, कंपाउंड का निर्माण करे। वह केवल कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो क्या करता है, अत्यधिक संख्या में क्या करता है, कार्बनिक यौगिक का निर्माण करता है। इसके पीछे कारण होता है, कार्बन के पास एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है, एक श्रृंखलन गुण होता है, जिस श्रृंखलन गुण के कारण कार्बन अनंत संख्या में क्या करता है, कंपाउंड का निर्माण करता है। इसके कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। कार्बन एक से अधिक बॉन्ड बना सकता है, मल्टीपल बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस कार्बन के पास ऐसे ऐसे गुण होते हैं ना, जिस गुण के कारण ना ये अत्यधिक संख्या में क्या करते हैं, कार्बन की यौगिक का निर्माण करते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक ये रहेगा कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ये हाइड्रोकार्बन है क्या, थोड़ा समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम आज चर्चा करें। देखा जाए हाइड्रोकार्बन, देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड से मिलकर बना है। जो हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। यानी जो हाइड्रोकार्बन हम वैसे कंपाउंड को कहेंगे, हाइड्रोकार्बन हम वैसे कंपाउंड को कहेंगे जिस कंपाउंड के निर्माण में केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन। अगर कोई भी कंपाउंड है और उस कंपाउंड का निर्माण केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से हुआ है, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से हुआ है, तो वैसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे हम बोले यहाँ पर CH4, हम बोले यहाँ पर C2H6, हम बोले यहाँ पर C2H4, ये जितने भी यहाँ पर कंपाउंड लिखा गया है, ये सभी के सभी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। भाई ये सभी कंपाउंड हाइड्रोकार्बन क्यों है, क्योंकि इस कंपाउंड के निर्माण में कार्बन तथा हाइड्रोजन, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन है। तो जिस कंपाउंड के निर्माण में केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन होता है, उससे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। एक और बात, जैसे मैं यहाँ पर लिखे CH3OH, क्या इसको आप हाइड्रोकार्बन बोलिएगा? जी नहीं, इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का कंडीशन का पालन नहीं करता है। हाइड्रोकार्बन वही होता है जिस कंपाउंड के निर्माण कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने चाहिए, और इस कंपाउंड में देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के साथ साथ ये क्या है, ऑक्सीजन भी उपस्थित है, इसलिए हाइड्रोकार्बन इसको नहीं करते। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न बोला जा सकता है। तो कोई आपसे पूछे कि बताइए हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हम सिंपल सा परिभाषा दे सकते हैं कि वो यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सिंपल सा में बोलिएगा, भाई कोई भी कंपाउंड और उस कंपाउंड का निर्माण केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से हुआ है, तो वैसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल बोले तो हम बोल सकते हैं CH4, C2H4, C2H6, यहाँ पर जितने भी कंपाउंड दिया गया है, ये सब के सब कंपाउंड क्या है भाई, ये हाइड्रोकार्बन है। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण किया जाता है। भाई जब भी क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। अब उन सारे कंपाउंड को अगर हम एक साथ अध्ययन करना चालू करें तो बहुत दिक्कत, इस दिक्कत को दूर करने के लिए ही क्लासिफिकेशन किया गया। तो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन,
यानी हाइड्रोकार्बन का हम लोग यहाँ पर वर्गीकरण करने वाले हैं। तो हाइड्रोकार्बन देखा जाए तो मैंने मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं या इसको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन होता है, इस क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को हम साइक्लिक चेन हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं या इसको हम लोग रिंग चेन हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। यानी देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन हमारे कितने प्रकार के हुआ, तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और एक क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। आज की क्लास में हम लोग इस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन, और अगला जो हम लोग क्लास होगा इस क्लास में हम लोग क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। ऐसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ओपन चेन बोले चाहे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोले, तो ओपन चेन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन फिर बंटवारा किया। तो यहाँ पर बंटवारा किया गया कि जो आपके एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होता है या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये जो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ये एक प्रकार का होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? इसका जो नाम होता है एल्केन। और ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक प्रकार के होते हैं जिसको हम एल्केन बोलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भाई दो प्रकार के होते हैं जिसको हम एल्कीन बोलते हैं और एल्काइन। अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी कि जो आप ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, ये क्या बात समझ पा रहा? तो भाई ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलो चाहे एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलो चाहे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ पर बोला गया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में क्या बताया जाता है? इसके बारे में कि वो हाइड्रोकार्बन, भाई यह एक प्रकार के हाइड्रोकार्बन है, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु, भाई हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है इसका मतलब कार्बन के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर हम बात बोले कार्बन परमाणु। तो बोला गया कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं की केवल खुली या सरल श्रृंखला होती, यानी जिस हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो खुली श्रृंखला में हो या सरल श्रृंखला में उपस्थित होता है, उससे हम लोग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन बोलते हैं या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी इसमें जो भी कार्बन का चैन होनी चाहिए वो कार्बन की चैन ओपन होनी चाहिए, वो कार्बन की चैन खुली होती है। तो जिस हाइड्रोकार्बन में भी कार्बन परमाणुओं की खुली श्रृंखला उपस्थित होगा, तो वैसे हाइड्रोकार्बन की हम लोग बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल देखा जाए यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये कार्बन परमाणु का एक चैन है, और इस कार्बन परमाणु की चैन में देखा जाए तो ये आपका ओपन चेन, इसमें किसी भी प्रकार का क्लोज नहीं। देखिए पहला कार्बन और लास्ट कार्बन, देखिए तो पहला कार्बन लास्ट कार्बन एक दूसरे से अटैचमेंट, डायरेक्टली एक दूसरे से अटैचमेंट है। तो भाई पहचानने का तरीका होता है कि जब पहला कार्बन और लास्ट कार्बन डायरेक्टली एक दूसरे से अटैचमेंट ना हो तो आपका ओपन चेन है। ये भी देखा जाए यहाँ पर भी जो दिया गया है इसमें भी देखा जाए तो कार्बन की खुली श्रृंखला,
तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आया होगा कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है। चलिए इस ओपन चेन में पहला हम लोग को देखना है पार्ट इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो बोला जाता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बोला गया है कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल आबंध, बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पर, एकल आबंध उपस्थित होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कोई भी आपका कंपाउंड, भाई कैसा कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होनी चाहिए। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर उस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच अगर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है, कार्बन परमाणुओं के बीच यदि सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो वैसे ही हाइड्रोकार्बन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सिंपल सी बात। अब जैसे अब इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए तो एग्जांपल में देखा जाए, यहाँ पर ये देखा जाए, ये अगर कंपाउंड देखा जाए तो ये भाई हाइड्रोकार्बन, इस सब में भाई हाइड्रोजन छुपा हुआ है, इस सब में हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन को हम हाइड कर दिए, हाइड्रोजन भी होता है, क्योंकि आपको जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। चलिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। चलिए समझाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन हम लोग जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड, यहाँ पर देखिए कार्बन 1 बॉन्ड बनाए, अभी 3 और बॉन्ड बनाने, वह जो हाइड्रोजन से संतृप्त होती है, हाइड्रोजन से बैलेंस होती है। तो चलिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये हमारा हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है क्या इसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। तो चलिए भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने के लिए क्या कंडीशन है, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वही हाइड्रोकार्बन हो सकता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। तो देखा जाए ये कार्बन, इन कार्बन परमाणुओं के बीच में देखा जाए तो भाई सिंगल बॉन्ड है। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे एक प्रकार के होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। अब समझना है भाई कि एल्केन क्या होता है। पहले इसका हम परिभाषा आपके सामने लिखते हैं, उसके बाद इसके बारे में एल्केन। तो एल्केन के बारे में बोलेंगे वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तथा जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 हो, एल्केन कहलाता है। चलिए क्या बात बोला गया भाई, इस एल्केन के बारे में क्या बात बोला गया, तो एल्केन के बारे में बात ये बोला गया
कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो। बहुत बढ़िया, कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तथा जिनका सामान्य सूत्र, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2, जहां जहां हम आपको घेरे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्केन कहलाता है। यानी एल्केन के लिए क्या बोला गया प्रकाश? वह हाइड्रोकार्बन, एल्केन भी क्या, एक हाइड्रोकार्बन, तो वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो तथा जिनका सामान्य सूत्र, जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है, उससे हम एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उससे हम लोग एल्केन कहते हैं। अब आपके मन में होगा कि भाई N का मतलब क्या होता है, तो जहां N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो पहले आपको एल्केन का डिफिनेशन पता होना चाहिए। दूसरी बात, एल्केन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, सामान्य सूत्र। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है, वो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2, ये Z नहीं है भाई, ये 2 है, CnH2n+2, और जहां N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। एक चीज, चलो एक छोटा सा इसका नामकरण सीखेंगे भाई कि एल्केन का मेंबर का नाम हम कैसे लिखेंगे, इसके बारे में समझते हैं। चलिए थोड़ा सा एक चीज याद रखना चाहिए, हम लिख देते हैं नंबर ऑफ कार्बन और एक लिख देते हैं हम रूट वर्ड। अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो हम इसको बोलेंगे रूट वर्ड में मिथ, और कार्बन की संख्या 2 हो इसको बोलते हैं इथ, और कार्बन की संख्या 3 हो इसको बोलेगा प्रो, और कार्बन की संख्या 4 हो इसको बोलेगा ब्यूट, और कार्बन की संख्या 5 हो इसको बोला जाता है पेंट, और कार्बन की संख्या 6 हो इसको बोला जाता है हेक्स, और कार्बन की संख्या 7 हो इसको बोला जाता है हेप्ट, अगर कार्बन की संख्या 8 हो इसको बोला जाता है ऑक्ट, और कार्बन की संख्या 9 हो इसको बोला जाता है नॉन, और कार्बन की संख्या 10 इसको बोला जाता है। ये हम लोग का नंबर ऑफ कार्बन, और जब नंबर ऑफ कार्बन 1 रहेगा तो इसका जो रूट वर्ड होगा उसको बोलेंगे मिथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो इसका रूट वर्ड होता है इथ, 3 रहेगा तो भाई इसको बोलिएगा प्रो, 4 रहेगा तो इसको बोलिएगा ब्यूट, 5 रहेगा तो इसको बोलिएगा पेंट, 6 रहेगा तो इसको बोलिएगा हेक्स, 7 रहेगा तो इसको बोलिएगा हेप्ट, 8 रहेगा तो इसको बोलिएगा ऑक्ट, 9 रहेगा तो इसको बोलिएगा नॉन, और 10 रहेगा तो इसको बोलिएगा टेन। अब आइए यहाँ पर हम लोग एल्केन के पहला मेंबर निकालने की कोशिश करते हैं कि एल्केन का पहला मेंबर। तो चलिए हमारे पास पता चला इस एल्केन के बारे में, एक हम लोग को जानकारी मिला कि इस एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n+, और हम लोग ये भी पता चल गया कि जो N होता है, इस N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो चलो हम बारी बारी लिखते हैं, इफ N बराबर 1, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यदि जो N है इसको N को 1 मान लेते हैं। चलिए निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है CnH2n+2, हमारे पास ये फॉर्मूला CnH2n+2। चलिए N की जगह को 1 रखेंगे, 1 H2, N की जगह फिर 1 प्लस 2, तो चलिए तो CH2+2 CH4। एक बात यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो +2 देखो लिखा गया है,
ये एक्चुअली बताता है हाइड्रोजन की संख्या को। यहाँ पर जो 2 लिखा जाता है, हम लिखते हैं CnH2n+2, ये जो 2 है ना, ये हाइड्रोजन की संख्या को ही बताता है। देख लीजिए यहाँ पर CH2 लिखे थे और यहाँ पर लिखा है CH4। इसका मतलब ये जो 2 हुआ ये हाइड्रोजन की संख्या हुआ, तो अभी ना हम H2 के साथ में जोड़ देता हूँ। यहाँ पर H की संख्या 4 बोल रहे हैं। अब देखिए अगर कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है तो 1 के लिए रूट वर्ड हमारा क्या होता है? मिथ। यहाँ पर हम लिख देंगे मिथ, मिथ, मिथ। और एल्केन में क्या करना है कि एन को छोड़कर और ये जो 3 अक्षर लास्ट में है ANA, इसको जोड़ दीजिए, इसको बोलेंगे मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। और मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। और मीथेन क्या है? तो मीथेन एल्केन है। क्यों? क्योंकि एल्केन तो बोला गया कि जिसमें कार्बन परमाणु सिंगल ऋण तथा जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो ये जो यहाँ पर कार्बन यौगिक मिला है, ये जो हाइड्रोकार्बन मिला है, इस हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला क्या हुआ? CnH2n+2। क्यों? क्योंकि ये CnH2n+2 से ही CH4 का निर्माण हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो CH4 हुआ, ये CH4 क्या हुआ? एल्केन। चलिए और आगे निकाल के चेक करते हैं कि भाई अगर n बराबर हम 2 रख के चेक करते हैं तो देखो C n की जगह पर 2 H 2 और n की जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि n बराबर 2 रखेंगे 2 और प्लस 2। तो देखा जाए तो C2H4 प्लस 2 तो C2 और यहाँ पर H6। चलिए तो यहाँ पर जो कार्बन की संख्या है वो कार्बन की संख्या 2। तो भाई अगर कार्बन की संख्या 2 रहता है तो इसके लिए रूट वर्ड होता है इथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इथ। यहाँ पर जो लिखेंगे हम लिखेंगे इथ, लिख दिया इथ। अच्छा हम एल्केन वाला ग्रुप से लिख रहे हैं तो एनी को जोड़ देंगे, बन गया हमारा इथेन। क्या बन गया भाई? हमारा बन गया इथेन। ये इथेन का हम लोग फॉर्मूला तैयार किए। अब चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं। उस ट्रिक की सहायता से हम लोग एल्केन के मेंबर को निकाल सकते हैं। चलिए अगर हम कार्बन 3 रख दें C3, तो भाई अब हाइड्रोजन की संख्या रखना है क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो हम यहाँ पर कार्बन 3 रख दिए, तो अब आपको हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर बैठाना है। तो अब हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा इसका ट्रिक सुनिए। एक कार्बन की संख्या 3 है, इसका दोगुना कीजिए। इस कार्बन की संख्या को दोगुना करने पर 6 होगा और उसको 2 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? और 3 के लिए होता है प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए प्रोप। और हम ए देख रहे हैं, यहाँ पर जोड़ देंगे ANE। अब बन गया बहुआ जी, ये क्या बन गया? प्रोपेन। ये जो बन गया इसको हम बोलेंगे प्रोपेन। तो कोई पूछेगा बताइए कि प्रोपेन का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं C3H8। C3H8। चलिए और एक एग्जांपल है तो उसके बाद घर से बनाइएगा। जैसे हम कार्बन 4 रख, अब आपको हाइड्रोजन की संख्या लिखना है। जब हाइड्रोजन की संख्या लिखना है तो इसका दोगुना कीजिए। भाई जितनी कार्बन की संख्या है इस कार्बन की संख्या का दोगुना कीजिए। तो भाई यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है और इस कार्बन की संख्या को दोगुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 होगा और उसमें 2 को जोड़ दीजिएगा तो बनेगा H10। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो भाई कार्बन की संख्या 4, तो 4 के लिए होता है ब्यूट, तो लिख देंगे यहाँ पर ब्यूट। यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। और भाई एनियल ग्रुप है, यहाँ पर लिख देंगे ब्यूटेन। ये आपका हो गया ब्यूटेन। अब भाई इस लोग का थोड़ा हम लोग रचना सूत्र देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला चेक कर लेते हैं। तो भाई देखिए बहुत सिंपल इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। जैसे हमको यहाँ पर देखा जाए तो हम आपका जितना भी कंपाउंड लिए हैं उसी कंपाउंड, जैसे मान लीजिए हमको मीथेन का चेक और मीथेन का बनाना है, मीथेन का। तो भाई सिंपल सी बात है, मीथेन का हमारा जो फार्मूला CH4 होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन इधर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। और हमको इथेन का बनाना है, इथेन का बनाना है तो सबसे पहले इथेन का आपको पता है C2H6 होता है। आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे देना है, क्योंकि आपका एल्केन का मतलब ये होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए। अच्छा हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर कार्बन इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है। अब इस कार्बन के पास 3 को बॉन्ड खाली, तो हाइड्रोजन से उसको संतुलित करेंगे। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन।
अब इस कार्बन के देखा जाए तो ये भी कार्बन इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन को भी अभी 3 बॉन्ड कंप्लीट करिए, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये इसका क्या हो गया, हम लिख दिए इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा, इसको हम चाहे तो इसको हम संघनित फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। संघनित फार्मूला का मतलब इस कार्बन पर जितना हाइड्रोजन है इकट्ठा कर दिया। संघनित का मतलब होता है कि कार्बन पर जितना हाइड्रोजन इसको इकट्ठा कर देंगे, हम लिख सकते हैं CH। अब कौन भाई हाइड्रोजन है 3 CH। अच्छा, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हम लिख दिए सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन पे भी कितना है तो 3 बॉन्ड, यहाँ पे लिख दिए CH। हम इसको बोलते हैं कंडेंसेशन फार्मूला, जिसको बोलते हैं संघनित सूत्र। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्केलेटल फार्मूला भी लिख सकते हैं, यानी सब पर हाइड्रोजन हटा दीजिए, केवल कार्बन रखिए। देखिए 1 और 2, ये भी क्या हो गया, इतने हो। अच्छा, इसको हम बॉन्ड लाइन भी बोल सकते हैं, एक ये यहाँ पे कार्बन, एक यहाँ पर कार्बन। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस एल्केन के मेंबर का हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं, संघनित सूत्र बना सकते हैं, स्केलेटल सूत्र बना सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर द्वारा भी दर्शा सकते हैं। एक और आपको बॉन्ड इस पर हम निकालते हैं, चलिए तो थोड़ा बात समझ आ जाए। समझ लीजिए हमको निकाल देते हैं, हम आपका प्रोपेन का निकालते हैं। सभी प्रोपेन का हर एक प्रकार के जितने भी स्ट्रक्चर सब बना देते हैं, संघनित सूत्र से लेके संरचना सूत्र से लेके स्केलेटल फार्मूला से लेके और बॉन्ड लाइन तक सब बना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले प्रोपेन, हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रोपेन। चलिए, इसका फार्मूला होता है C3 और H। कार्बन 3 है तो पहले 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। एल्केन का मतलब ही होता है कि कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, तो हम सारे कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड दे देते हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड। काम करता है। अब ये कार्बन क्या 4 बॉन्ड बनाया जी नहीं, कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है, अब 3 बॉन्ड बनाया है, तो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनवा। देखिए, ये भी आप ये कार्बन को पकड़िए, एक कार्बन एक बॉन्ड इससे बनाया है और एक बॉन्ड इससे, यानी एक कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया है। अब इस कार्बन को अभी 2 बॉन्ड बना देता है हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। ये कार्बन को देखा जाए, ये कार्बन अभी एक ही बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन को अभी 3 बॉन्ड बनाना है, हाइड्रोजन से बनवा दीजिए, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब इसको संघनित सूत्र बनाना है, तो भाई कुछ नहीं करना है। इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है भाई, इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डाल दीजिए। इस कार्बन पर देखा जाए, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर CH2 कर दीजिए। इस कार्बन पर देखा जाए तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 कर दीजिए। हम इसको भी प्रोपेन बोलेंगे, इसको भी प्रोपेन बोलेंगे। हम स्केलेटल फार्मूला, सबको हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये स्केलेटल फार्मूला हो गया। हम इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो एक देखिए 1 2 3, इसको भी हम प्रोपेन बोलेंगे, इसको भी प्रोपेन बोलेंगे, इसको भी प्रोपेन बोलेंगे, इसको भी प्रोपेन बोलेंगे। आया बात समझ में? चलो आगे हम लोग एल्केन का काम कंप्लीट हो गया। हम लोग को एल्केन समझ में आ गया कि एल्केन वह होता है जिसमें कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तथा जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, और ये हम लोग मेंबर के बाकी सारे जितने भी आपके 1 से लेकर 10 तक के एल्केन के मेंबर ज्ञात करना है। जो आपको ये सब तरीका बताए, उस तरीका के आधार पर आपको क्या करना है कि एल्केन का आपका मेंबर की संख्या लिखना है, प्लस उन सारे का जनरल फार्मूला लिखना, उन सारे का आपको अनुसूत्र लिखना है, स्ट्रक्चर सबका बनाना है। आगे हम लोग बात करते हैं एल्कीन। अच्छा, एल्कीन आने से पहले हम लोग समझेंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। क्योंकि हम लोग ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के 2 वर्गों में बांटे थे, एक को बोले थे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक को हम लोग बोले थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीट किए, अब हम काम करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलो, तो भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसकी परिभाषा बोले तो बोलेंगे वह हाइड्रोकार्बन
कार्बन कार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो असंतुलित हाइड्रोकार्बन कहलाता है, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। यहां से हम लोग की ये बात समझ में आया कि अगर कोई पूछे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं असंतुलित हाइड्रोकार्बन, तो भाई इसका परिभाषा बोलिएगा कि वैसा हाइड्रोकार्बन या वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होनी चाहिए और नहीं तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए, वैसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बोले, फिर से समझिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड हो और नहीं तो कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को ही हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल यहाँ पर कार्बन देखा जाए, भाई ये हाइड्रोकार्बन है ना, भाई यहाँ पर मालूम है हाइड्रोजन, आपको कंफ्यूजन 1 2 3 एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देते, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देते, कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा कर, ये हमारा एक हाइड्रोकार्बन हुआ। अच्छा, अभी कौन सा हाइड्रोकार्बन है, इसको सैचुरेटेड बोलेंगे कि अनसैचुरेटेड बोलेंगे? तो भाई सैचुरेटेड के लिए था, संतुलित हाइड्रोकार्बन के लिए था कि कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, और अनसैचुरेटेड के लिए कंडीशन ये है कि कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक डबल बॉन्ड होनी चाहिए और नहीं तो एक ट्रिपल बॉन्ड। तो इस हाइड्रोकार्बन को देखें, इस कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये जो हाइड्रोकार्बन हुआ, ये कैसा हाइड्रोकार्बन हुआ भाई, इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों बोलेंगे? क्योंकि यह अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंडीशन का पालन कर रहा है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भाई यही ना कंडीशन है कि कम से कम कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए या एक ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो इस हाइड्रोकार्बन में एक डबल बॉन्ड है, इसलिए सैचुरेटेड है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए पहले हाइड्रोजन बिठा देते हैं, 1 2 ये कार्बन का देखा जाए 1 2 3 4 यहाँ पे क्या ये कंपाउंड वाला ये वाला क्या ये कंपाउंड जो लिया गया है, क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? तो भाई चेक करते हैं। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन हुआ। हाइड्रोकार्बन क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है, इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है। जब इस कंपाउंड में कार्बन तथा हाइड्रोजन है, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और ये बात बोला जा रहा है यहाँ से कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड भी होनी चाहिए। तो भाई देखो, कम से कम यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसका मतलब ये वाला हाइड्रोकार्बन और ये वाला हाइड्रोकार्बन, ये दोनों के दोनों आपका क्या है भाई, कि दोनों को दोनों आपका असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। क्या है भाई? ये दोनों के दोनों असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। तो मेरे ख्याल से आपको असंतुलित हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उस असंतुलित हाइड्रोकार्बन के बारे में समझ में आया। अगला हम लोग को बात समझना है कि भाई समझना है कि भाई ये हम लोग का एल्कीन क्या होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एल्कीन और एक होते हैं एल्काइल। तो बाबू, अगर कार्बन परमाणु के बीच में
डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको बोलेगा एल्कीन। अगर कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसको बोलिएगा एल्काइल। तो चलिए हम एल्कीन का परिभाषा पढ़ते हैं कि भाई एल्कीन क्या होता है, इसका परिभाषा पढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एल्कीन का परिभाषा पढ़ते हैं। तो बोलेंगे वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक डबल बॉन्ड उपस्थित हो तथा जिनका समान सूत्र CnH2n होता है एल्कीन कहलाता। यहां से एक बात समझ में आया कि एल्कीन के बारे में ये बात बोला गया कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर भाई। हम लोग एल्कीन का बोल देते हैं कि कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड हो उसे एल्कीन कहा जाता है, लेकिन भाई नहीं, वो वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक डबल बॉन्ड होनी चाहिए। दो हो गया, उसको हम एल्कीन नहीं कहेंगे। ये छोटा सा एग्जांपल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दे दिए क्या भाई ये एल्कीन है जी, हाई एल्कीन। क्यों? क्योंकि भाई कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक डबल। चलो तो क्या इसको हम एल्कीन बोलेंगे जी? नहीं, हम इसको एल्कीन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एल्कीन होने के लिए बोला गया कि कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक डबल बॉन्ड होनी चाहिए। और इस कंपाउंड में देखा जाए तो भाई दो डबल बॉन्ड वाला तो थोड़े बोला जाता है। हम जो एल्कीन बोलते हैं वो एल्कीन बोलते हैं केवल एक डबल बॉन्ड वाले। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया है, ये हाइड्रोकार्बन, हाँ भाई तो हाइड्रोकार्बन, एल्कीन नहीं। इसको हम लोग एल्कीन का डेरिवेटिव कह सकते हैं। क्या इसको हम लोग कह सकते हैं? तो इसको हम लोग एल्कीन के डेरिवेटिव कह सकते हैं। ये एल्कीन का डेरिवेटिव होता है। अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में दो डबल बॉन्ड आ जाए या तीन डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको एल्कीन नहीं कहा जाता है, उसको हम लोग एल्कीन का डेरिवेटिव कहते हैं। हम एल्कीन उसी हाइड्रोकार्बन कहेंगे जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच केवल एक डबल बॉन्ड होनी चाहिए, और जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है वैसे ही हाइड्रोकार्बन को हम एल्कीन कहते हैं। और एक दूसरी बात, जिनका सामान्य सूत्र, मस्त पॉइंट यहाँ पर एक और बोला गया, जिनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है उससे हम बोलते हैं एल्कीन। चलिए अब इसका एल्कीन का मेंबर ज्ञात करते हैं। एक और मजे की बात बता दे, एल्कीन का जो अस्तित्व होता है वो एल्कीन का अस्तित्व दो कार्बन से होता है। इसलिए अब हम n बराबर एक कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि इसका जो अस्तित्व है ना, एल्कीन का जो अस्तित्व है वो दो कार्बन से शुरू होता है। दो कार्बन से इसका अस्तित्व होता है। हम एक कार्बन कभी भी नहीं रह सकते। एक कार्बन रखेंगे एल्कीन का कोई अस्तित्व ना रहा तो भाई जब उसका एल्कीन का अस्तित्व नहीं रहेगा तो फिर हम लोग एल्कीन पढ़ने का फायदा क्या होगा? इसी कारण से भाई आपको जब भी रखना है तो n बराबर 2 ही रखेंगे। यहाँ से एकदम सिंपल दिमाग में रखिए कि जो एल्कीन का अस्तित्व होता है वो एल्कीन का अस्तित्व दो कार्बन से होता है। तो भाई यहाँ पर हम जो जनरल फॉर्मूला लिखे हैं CnH2n, यहाँ पर हम जो जनरल फॉर्मूला लिखे हैं इसका जनरल फॉर्मूला है, तो भाई यहाँ पर n बराबर जब भी रहेगा तो भाई आपका
2 नहीं तो 2 से 2 लिखे या 2 से 12। कभी भी n बराबर 1 हम नहीं ले सकते हैं। चलिए n बराबर 2 रख के चेक किए, हमारे पास CnH2n, n बराबर 2 तो C और n की जगह हम 2 रखेंगे तो C2H2 और n की जगह भी 2 रखेंगे तो into 2 तो C2H। अच्छा, अब इससे पहले हम लोग देखे कि अगर कार्बन की संख्या 2 होता है तो उसको हम लोग ईथ कहते हैं, तो 2 के लिए हम लिख दिए ईथ। और हम किसका नाम पढ़ रहे हैं? एल्कीन का। तो आपको क्या करना है कि ये लास्ट वाला 3 लेटर ENE को क्या करना है इसमें जोड़ दीजिए। तो ENE इसको हम लोग बोलते हैं इथिन। इसका क्या नाम हो गया भाई? C2H4 का जो नाम हो गया वो C2H4 का नाम हो गया इथिन। C2H4 का जो नाम हुआ वो C2H4 का नाम हो गया इथिन। अब एक चलिए इतना हम बार बार n बराबर 2 3, अब एक हम सुपर ट्रिक बताते हैं और उस ट्रिक की सहायता से इस एल्कीन के मेंबर को हम आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए ट्रिक क्या होगा भाई? सुपर ट्रिक हम लोग के पास एक है सुपर ट्रिक। क्या भाई सुपर ट्रिक है? तो सुपर ट्रिक ये है, जैसे मान लीजिए कार्बन की संख्या 3 रखना है, जितना कार्बन रखना उसका दुगना कर दीजिए। यहाँ पर भाई 3, अब आपको हाइड्रोजन रखना है तो इसका दुगना कीजिए, तो 3 दूना 6, H बराबर 6, यानी C3H6 को हम बोलते हैं 3 कार्बन के लिए बोलते हैं प्रो, और हमें नाम लिख रहे हैं ये नहीं तो लिखेंगे प्रोपेन। इसका जो नाम हो गया इसका नाम हो गया बउआ जी क्या चीज? प्रोपेन। चलिए फिर आगे देखते, अगर कार्बन 4 कार्बन 4 तो भाई कुछ नहीं, इसका 2 गुना, अच्छा 4 दूना 8, यहाँ पर H बराबर 8 है। अब बन गया C4H8, C4H8 यहाँ पर बन गया। अब चलिए भाई जब C4H8 बन गया, अब इसका ना तो आपका 4 अगर रहेगा, अगर कार्बन की संख्या 4 रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट। यहाँ पर लिख दिया हम, क्या लिख दिए? ब्यूट। अब भाई ब्यूट जब लिख दिए और हम एल्कीन वाला इन लास्ट वाला इन यहाँ पर ENE जोड़ दिए, इसका नाम हो गया बउआ जी ब्यूटीन। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। तो बाकी जितने भी कम से कम 10 तक का आप घर पर निकालने का कोशिश कीजिए। अब आइए हम लोग थोड़ा इनका भी हम लोग संरचना सूत्र देखते हैं, हम इनका कैसे संरचना सूत्र बना सकते हैं, हम लोग कैसे इसका संघनित सूत्र बना सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखा जाए तो आगे जैसे हमको इथी के बनाना है तो इथिन का इथिन ले लिए, इथिन तो C2H4। तो भाई एल्कीन में तो कार्बन के बीच में 2 कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल, सॉरी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड केवल एक होनी चाहिए, तो C 2 कार्बन दे दी। और भाई क्या देना है? डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा दिए डबल। अब हाइड्रोजन को बैठाइए, कार्बन भाई 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर ये कार्बन इस कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ में 2 बॉन्ड बनाया है, अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना है, 4 बॉन्ड बनाना है और 2 बॉन्ड पहले बना दिया है, अब 2 बॉन्ड, तो भाई एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे देंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। सेम कंडीशन यहाँ पर इस कार्बन के लिए भी रहेगा, क्योंकि ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ में बॉन्ड बना दिया, अब जो 2 बॉन्ड बचा वो हाइड्रोजन के साथ में बना देगा, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। ये आपका किसका भाई स्ट्रक्चर लिख दिए हम लोग? ये लिख दिए इथिन का, ये संरचना सूत्र। आगे हम लोग को देखना है भाई संघनित सूत्र में इकट्ठा कर दीजिए। तो चलिए कार्बन, इस कार्बन तो कितना हाइड्रोजन है? 2, लिख दिए CH2। अच्छा इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन है? 2, लिख दिए। अच्छा डबल बॉन्ड, तो फिर डबल बॉन्ड CH2, इसको भी हम क्या बोलेंगे? इथिन। इसको भी हम इथिने बोलेंगे और इसको भी हम क्या बोलेंगे? इथिन ही बोलेंगे।
इसको भी इथीन बोलेंगे। अब इसका हम क्या करते हैं, स्केलेटन, मतलब सब हाइड्रोजन को हटा कार्बन मिलता, समझ गया। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे। इन सब के बीच में देख रहे हैं डबल डबल बॉन्ड, यानी इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक डबल बॉन्ड। चलिए अब हम बनाते हैं एक और प्रोपीन। चलिए प्रोपीन का बनाते हैं, प्रोपीन C3H। पहले भाई तीन गो कार्बन तो तीन कार्बन लिख दिए, 1 2 3। आप नाम सीख रहे हैं ENE मतलब एल्कीन वाला, और जब एल्कीन वाला लिख रहा है तो आपको क्या करना है, कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक डबल बॉन्ड। अभी ऐसा मत कीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर भी डबल बॉन्ड नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा। क्योंकि एल्कीन का बोला गया है कि एक ही डबल बॉन्ड होनी चाहिए, केवल एक ही होनी चाहिए। भाई आपका मन करे यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, या आपको मन करे यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए। बस इतना जरूर केयर करना है, इस कंपाउंड में, इस हाइड्रोकार्बन में केवल एक ही डबल बॉन्ड होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर हम एक डबल बॉन्ड लगा दें, बाकी वैसे सिंगल बॉन्ड देंगे, सिंगल बॉन्ड दे दीजिए। अब इस कार्बन को लीजिए, ये कार्बन में कितना बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिए। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहिए, तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनाया, हाइड्रोजन के साथ बनते। एक हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन। ये कार्बन को देखा जाए, ये कार्बन 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है, यानी अभी कार्बन एक और बॉन्ड बनाएगा, हम हाइड्रोजन ले लेंगे। इस कार्बन को देखिए तो ये कार्बन बेचारा एक कार्बन से जुड़ा है, अभी 3 और क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, वो हाइड्रोजन बनेगा। 1 2 अब हम क्या करते हैं इसका, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग संघनित फार्मूला क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। अब हम लोग जो करते हैं इसका संघनित फार्मूला हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। इसका संघनित फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, इसका लिख देते हैं। क्या करना है संघनित फार्मूला में, क्या करना है, तो संघनित फार्मूला में कुछ नहीं करना है। ये कार्बन लीजिए, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 2, लिख दीजिए CH काट करके CH2। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड लिख दीजिए। इस कार्बन के पास कौन हाइड्रोजन है, एक CH3। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3, लिख दिए CH। समझ में आया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, संघनित सूत्र लिख सकते हैं। अच्छा आपको मतलब स्केलेटन कैसे लिखेंगे, मैं कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन को खा जाना, तो C डबल बॉन्ड C। अच्छा आपको मतलब बोल्ड लाइन करेंगे, चलिए कोई बात नहीं, एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, चलो 1 2 3। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एल्कीन है, तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये बन गया आपका क्या चीज, इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो देखिए एक हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे, उसके बाद हम लोग क्या लिखे, देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंसर फार्मूला, संघनित फार्मूला, स्केलेटन फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, यानी 5 तरीका से इसको हम लोग। और अगला, और इस सेशन का लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एल्काइन के बारे में। तो चलिए भाई हम लोग एल्काइन को भी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं कि भाई ये एल्काइन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इस सेशन का भाई ये लास्ट टॉपिक। चलिए आगे हम बात करते हैं एल्काइन का। एल्काइन का, अच्छा एल्काइन ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही भाग है, क्योंकि जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हुआ था वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हुआ था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में हम लोग एल्केन को पढ़े और अनसैचुरेटेड में हम लोग एल्कीन को पढ़े। अब एक जो बच्चा एल्काइन, पहले हम इस एल्काइन का डेफिनेशन लिखते हैं, तो बोलेंगे वो हाइड्रोकार्बन जिसमें वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन
परमाणुओं कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, केवल एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तथा जिनका समान सूत्र CnH2n-2 होता है एल्काइन कहलाता है। क्या बोला गया? तो एल्काइन के बारे में क्या बोला गया? तो बोला गया वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब भाई एल्काइन का मतलब ये ना समझ लीजिएगा कि हाइड्रोकार्बन हो उसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो भाई ट्रिपल बॉन्ड खाली बोलेंगे तो हम 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, इसलिए एकदम याद रखिएगा। वैसा वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए और तथा जिनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन कहते हैं। एग्जांपल ये हमारा एल्काइन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। तो हमारे एग्जांपल कर दिए क्या इसको हम एल्काइन कहेंगे? जी नहीं, इसको हम एल्काइन नहीं कह सकते। इसको एल्काइन हम लोग इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि एल्काइन होने का कंडीशन ये बताया गया है कि कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए। कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एक ट्रिपल बॉन्ड होनी चाहिए और इसमें देखा जाए तो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम लोग एल्काइन नहीं कहेंगे। और इसको हम लोग एल्काइन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एक क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये आपका एल्काइन होगा और ये आपका एल्काइन नहीं होगा। फिर आपके मन में जरूर सवाल आ रहा होगा कि भाई ये एल्काइन नहीं है तो क्या है? तो इसको डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन कहा जाता है, यानी एल्काइन का व्युत्पन्न कहा जाता है। चलिए फिर हम लोग का इसके एग्जांपल देते हैं और फिर हम लोग इसका भी सीखेंगे भाई इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसका कंडेंसेशन फार्मूला कैसे बताएंगे ना जी। चलिए आगे हम इसको सीखते हैं। चलिए तो देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो आप एक और मजे की बात समझ लीजिए। एल्काइन का भी जो अस्तित्व होता है, एल्काइन का भी अस्तित्व 2 कार्बन से ही होता है। एल्कीन और एल्काइन दोनों का जो अस्तित्व होगा वो कार्बन नंबर 2 से होगा। मतलब कार्बन नंबर 2 से मतलब 2 कार्बन परमाणु से ही होगा। इसका मतलब कि n बराबर इसमें भी हम 1 रखने वाले नहीं हैं, क्योंकि एल्काइन का जो अस्तित्व होगा उस एल्काइन का अस्तित्व 2 कार्बन से होता है। चलिए तो n बराबर यहाँ पर हम तो जानते हैं इसका फार्मूला CnH2n-2 इसका क्या होता है भाई? ये एल्काइन का ये आपका जनरल फार्मूला होता है। चलिए निकालते हैं। इफ n बराबर हम लिख देते हैं 2। अब अगर हम 1 लिखा जाए मत लिखिएगा, क्योंकि 1 लिखने से ये एल्काइन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आपको एल्काइन का अस्तित्व बचाए रखने के भाई आपको कार्बन नंबर 2 से ही लेना पड़ेगा। चलिए CnH2n-2 n की जगह पर 2 रखा जाए तो C, n की जगह पर 2 तो C2H2 और n की जगह पर कितना रखेंगे भाई? n की जगह पर रखेंगे 2 तो 2 और -2
चलिए निकाला जाए तो यह होगा C2H4 -2 तो C2H निकल गया यहाँ पर C2H2 निकल गया। अब इस C2H2 को हम क्या बोलेंगे तो C2H2 को हम लोग देखें दो कार्बन है दो के लिए इथ और भाई हम किसका नाम लिख रहे हैं तो एल्काइल तो लास्ट वाला YNE को जोड़ दीजिए तो YNE इसको बोलेंगे इथाइन। क्या बोलेंगे भाई इसका जो नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा इथाइन। इसका जो नाम होगा इसका नाम होगा इथाइन। चलिए और आगे बनाते हैं एक और लेते हैं। अब n बराबर हम 3 रख के चेक करते हैं। तो चलिए हमारे पास तो फार्मूला इस एल्काइल का जो सामान्य सूत्र है इस एल्काइल का जो सामान्य सूत्र वो होता है CnH2n -2 होता है CnH2n -2 होता है। तो चलिए n की जगह पर 3 रखना है तो C n की जगह पर 3 H2 n की जगह पर 3 -2 तो C3H6 -2 तो C3H। आपको एक बात पता है कि यहाँ पर जो 2 होता है ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन को क्या करता है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो C3H4 इसका नाम अब 3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रो। और भाई किस ग्रुप का किसका देख रहे थे एल्काइल यानी YNE तो यहाँ पर लिख देंगे YNE। अब इसका नाम हो गया प्रोपाइन। क्या नाम हो गया इसका जो नाम हो गया इसका नाम हो गया प्रोपाइन। चलिए इसके लिए फिर हम एक छोटा सा आपको ट्रिक देते हैं। उस ट्रिक की सहायता से बाकी जितने भी मेंबर है हम सारे मेंबर को क्या कर सकते हैं बाकी हम सारे मेंबर को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे हम इसका ट्रिक सीखते हैं। अगर मान लीजिए हमको C4 करना है तो देखिए जितना कार्बन रखिए उसका दोगुना कीजिए तो 4 दूनी 8 और उसमें से 2 निकाल मतलब 2 घटा लीजिए तो कितना हो गया H6। क्या बोले जितना कार्बन की संख्या उसका पहले दोगुना कर दीजिए तो दोगुना कीजिए तो 4 दूनी 8 और उसमें से 2 घटा दीजिए तो क्या बचेगा H6। अब इसका नाम तो 4 कार्बन है तो ब्यूट और YNE इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। क्या नाम हो गया भाई इसका जो नाम हो गया ब्यूटाइन। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे C5 इसका कर लेते इसका दोगुना कीजिए तो 5 दूना 10 5 दूना 10 इसमें से क्या कीजिए 2 निकाल दीजिए हो जाएगा AJ। इसका नाम होगा पेंट 5 के लिए पेंट होता है और आप लिख रहे हैं किसका एल्काइल तो YNE लास्ट में जोड़ दीजिए तो YNE इसको हम बोलेंगे पेंटाइन। क्या बोलते हैं भाई इसको जो हम लोग बोलेंगे इसको बोलेंगे पेंटाइन। अब चलिए इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। बहुत ज्यादा हो गया लेकिन चलिए हम थोड़ा सा और 5 मिनट उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना के हम लोग का वीडियो ऑन हो जाएगा। चलिए हम बनाते हैं इथाइल का हिब्बाइल। तो चलिए इथाइल का फॉर्मूला सेटो दोगुना कीजिए 4 2 घटा दीजिए H2। चलिए कार्बन 2 कार्बन और बोला कि YNE है तो YNE के लिए एक ट्रिपल बॉन्ड होगा एक ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया ये जो कार्बन ये 3 बॉन्ड बना लिया और ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा 1 बॉन्ड क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा जिसमें से 3 बॉन्ड तो बना लिया और 1 बॉन्ड जो बनाएगा वो किससे बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में बनाएगा। ये जो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में और यहां पर देख लीजिए हाइड्रोजन के साथ। अब ये तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हुआ। अब हम संघनित फार्मूला लिखेंगे कंडेंसेशन फार्मूला लिखेंगे। तो कंडेंसेशन में क्या करें इस कार्बन को जितना हाइड्रोजन इकट्ठा कर दे इस कार्बन को भाई कौन हुआ हाइड्रोजन एक एक हुआ यहां पर CH। अच्छा यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है यहां पर दे दिया हम ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर CH यहाँ पर दे दिया हम लोग CH। ये हमारा हुआ कौन सा भाई ये हमारा हुआ मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हमारा हुआ स्ट्रक्चरल फार्मूला ये हमारा हुआ कंडेंसेशन फार्मूला
और चलिए अब एक और हम बनाते हैं स्केलेटल फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड। भाई इसको भी आप इथाइने कहिएगा, इसको भी इथाइने कहिएगा, इसको भी इथाइने कहिएगा, और इसको भी क्या कहिएगा, इथाइने कहिएगा। अब बात मेरा समझ में है। चलिए एक और बना देते हैं, एक और बनाते हैं। जैसे हम बना देते हैं आपका ब्यूटाइन का, एक हम लोग बना देते हैं ब्यूटाइन का बना देते हैं। यहाँ पर जो हम लोग बना देते हैं वो ब्यूटाइन का बना देते हैं। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं क्या करना है। ब्यूटाइन मतलब 4, C4 इसका दोगुना कीजिए तो 4 दूना 8, 2 को घटा लीजिए 6। चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए पहले 4 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4। क्लियर। अब भाई बोला गया कि एल्काइल में कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक ट्रिपल बॉन्ड देना है। अब भाई इसमें कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिए। अब आपकी क्या, या इसके बीच दीजिए या इसके बीच, आपके ऊपर फिर यहाँ पर दे दीजिए 1 2 3। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल। अब ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड। इस कार्बन को भी एक और बॉन्ड बनाना है जो हाइड्रोजन के साथ बना लिया, यानी ये कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया। ये कार्बन को देखिए तो एक कार्बन इस इधर से बनाया और 3 इसके साथ में, इसका भाई कंप्लीट हो गया। इसका देखा जाए एक कार्बन इसके साथ में और एक इधर, यानी दो बाकी थे। यहाँ पर H और यहाँ पर H, और यहाँ पर भाई कार्बन में एक ही बॉन्ड बनाया तभी 3 बॉन्ड और बने। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसका कंडेंसेशन फार्मूला तैयार करते हैं, संघनन सूत्र तैयार करते हैं। मतलब कार्बन को जितने भी आपके हाइड्रोजन सबको इकट्ठा करते हैं। इस कार्बन पे क्या है CH, ट्रिपल बॉन्ड, इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन नहीं छोड़ दीजिए, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन को 2 है CH2 डाल दीजिए। अच्छा इस कार्बन को 3 है तो CH3 डाल दीजिए। इसको भी हम ब्यूटाइने बोलेंगे, इसको भी हम ब्यूटाइने बोलेंगे और इसको भी ब्यूटाइन बोलेंगे। अब हम बना लेते हैं स्केलेटल फार्मूला। तो चलो चलिए बोल्ड डाले बना लेते हैं 1 2 3 और 4। और एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। ये हो गया बोल्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को समझ में। धन्यवाद।